Hi dear bankers, welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं कैब के ABM जो सब्जेक्ट है उसके जुलाई 2024 के PYQs. Now the aim of this lecture is to tell you a little bit about the recollected questions. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो तो नहीं, बट जो टॉपिक्स में से क्वेश्चंस उठ के आए थे और किस तरीके के उठ के आए थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड वी विल जस्ट बी डिस्कसिंग 25 क्वेश्चंस. ठीक है, 25 रिकलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम जुलाई 2024 का जो कैब का एग्जाम हुआ था वो. तो कॉन्सेप्ट, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आपने पूरा का पूरा एबीएम जो है अभी तक कवर नहीं किया, तो कॉन्सेप्चुअली ये एनरिचिंग नहीं होने वाला इतना आपके लिए. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि किस में क्या चीज़ है ना, स्टैटिस्टिक्स में मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है देन डेफिनेटली आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. तो इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप मत देखो, लेकिन आप इसलिए ज़रूर देखो कि ये क्या कहते हैं आज का वीडियो है, ये आपको हेल्प करेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो बताने के लिए. सो बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि अगर आप कैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पर एग्जाम्स में जाकर अगर कैब में फ्री मटेरियल सर्च करते हो तो आप एक ई बुक डाउनलोड कर पाओगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको ABM, BFM और BRBL और इन सब मतलब चारों कंपोनेंट्स के बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. प्रैक्टिस MCQs मिल जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे. तो आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और यहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना है. दैट इज इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. इन अ बैंक ब्रांच, okay, so just a second. Yeah. In a bank branch, there are 2,200 customers in P segment loans. A fresh joinee was given a task to study a total of 200 sample accounts from the segment. ठीक है, 200 सैम्पल अकाउंट्स. तो यहाँ पर जो छोटा वाला n है, सैम्पल है, वो कितना कलेक्शन हो गया? 200. बड़ा वाला n कितना था? 2,200. So in this context, what will be the finite population multiplier? तो finite population multiplier is basically एक ऐसा फैक्टर जो कि स्टैंडर्ड एरर को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. स्टैंडर्ड एरर किसका? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. ठीक है, फॉर स्टडिंग अ पॉपुलेशन ऑफ फाइनाइट साइज, एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि स्पेसिफाइड है, जैसे यहाँ पे 2200 नंबर स्पेसिफाइड है. तो इसको पढ़ने के लिए, इसके एरर को करेक्ट करने के लिए यूज होता है, वो ऐसा फैक्टर है. तो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, n माइनस n माइनस वन का अंडर रूट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2200 माइनस 200 अपॉन 2200 माइनस वन का अंडर रूट. इट विल कम आउट टू बी 0.95. तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. As I already told you in the beginning, if you are not aware of finite population multiplier, skewness, kurtosis, mean, median, mode, है ना, types of means and all that, if you haven't studied it, तो आप OTG series follow कर सकते हो. उसमें हमने stats के important जो concepts हैं उनको cover already कर लिया है, तो आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हो, तो आपको बेहतर थोड़ा सा आइडिया लगेगा. ठीक है जी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस आर करेक्ट? ठीक है, स्क्यूनेस क्या होता है? कोई भी डेटा जो आपको दिया हुआ है, ये स्क्यूनेस बताता है कि वो कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर ये उसका मिड पॉइंट है तो कितना लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना राइट में डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड कुर्टोसिस आपको बताता है कि डेटा की जो है वो पीकनेस कहाँ पर है. इज इट अ, मतलब उसके जो पॉइंट्स है वो बहुत हाई और लो पर जा रहे हैं, या फिर वो थोड़ा सा ऐसे स्टीप टाइप, मतलब नॉट वेरी, उसकी पीक जो है वो बहुत हाई नहीं है. ठीक है, सो दैट इज कुर्टोसिस. सो द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व इज नोन एज कुर्टोसिस. क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना. कुर्टोसिस उसे नहीं कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं उसे. कुर्टोसिस कैन ओनली मेजर द फ्लैटनेस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Yes, to some extent you can say that skewness measures the peakedness of a symmetrical bell curve. No, peakedness जो है वो skewness नहीं बताता, वो kurtosis बताता है. ठीक है जी. तो यहाँ पर basically D is correct. None of these are absolutely correct, so D will be the correct answer. In data collection of a census, the reported population data has a variance of 65.98. What will be the standard deviation? तो simple बात है, जो आपका क्या कहते हैं वेरिएंस होता है, योर वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट. ठीक है, तो सॉरी, वेरिएंस का अंडर रूट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. वेरिएंस का जब आप अंडर रूट कर देते हो दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज द फॉर्मूला. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? जो भी आपने मिडिल पॉइंट निकाला है उससे हर एक
ऑब्जर्वेशन कितनी दूर लाई कर रही है, जब उसको आप कैलकुलेट करते हो, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर आपको वेरिएंस कितनी दी हुई है, 65.98। तो अगर 65.98 का आप अंडर रूट निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, 8.12। सो 8 ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following statement best describes the characteristics of geometric mean in a finite population? तो geometric mean क्या होता है? geometric mean होता है, एक तो mean का मतलब होता है बीच की एक वैल्यू निकालना। तीन तरीके के means आ जाते हैं, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। ठीक है, ये तीन तरीके के mean हमारे पास आ जाते हैं। और geometric mean जो है वो आपको बताता है बेसिकली कि जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो, हाँ जी, तो ज्योमेट्रिक मीन इज़ जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो जब कंपाउंडिंग इफेक्ट, जब आप किसी भी चीज़ का कंपाउंडिंग इफेक्ट कैलकुलेट करते हो, तो उस केस में आपको ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आपको रेट पता करना है, एनुअल रिटर्न रेट है ना, कोई ऐसी वैल्यू जिसमें कि स्टॉक इंडेक्सेस हो गए, है ना, या रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, एवरेज ग्रोथ रेट, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हो और तब आप मीन निकालना चाह रहे हो, तो उस केस में आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करोगे। इसमें अगर आपके पास ए बी सी डी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं, x1 x2 x3, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे और उनका अंडर रूट कर दोगे, तो प्रोडक्ट का अंडर रूट निकालते हो, दैट इज हाउ यू कैलकुलेटेड ज्योमेट्रिक मीन। सो which of the following is correct? Geometric mean is always greater than arithmetic mean? नहीं. Statistician can use geometric mean as formula for studying linear effect? बिल्कुल भी नहीं. It can be used to calculate annual return of a portfolio. Yes. C would be the correct answer. Which of the following relationships? Which of the just a second. Something is wrong here. Yeah. Which of the following relationships is true for two variables with correlation कोफिशेंट ऑफ वैल्यू 0.96? तो 0.96 की जो वैल्यू है उसके लिए कौन सा पैरामीटर यहाँ पर सही है? क्या ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है? हाँ, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक तो 0.75 से ज़्यादा है, तो अगर 0.75 से 1 के बीच में है तो वो स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन है तो उसे नेगेटिव कहा जाएगा। सो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। Calculate the class width for the following data regarding the age of employees in a company। तो class width आपको calculate करनी है यहाँ पर। तो कैसे करते हैं class width calculate? सिंपल, जो आपको ये क्लास इंटरवल दी है 26 माइनस 22, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी कि सिंपल यहाँ पर देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि 4 इज द क्लास विड्थ। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है इट इज जस्ट देयर टू कंफ्यूज यू। ठीक है जी, सो दिस इज द क्लास विड्थ। अच्छा, मिड पॉइंट अगर निकालना है तो कैसे करोगे? इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो आपके पास मिडिल पॉइंट जो है इंटरवल का निकल आएगा। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्या होगा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दी हुई है 8 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है 10? तो इसमें हम सिंपल जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है, सिंपल जो आपके अनग्रुप्ड डेटा जब हम पढ़ रहे थे उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सिग्मा अपॉन एक्स बार। ठीक है, तो उसको हमने वैल्यूज को डाल देना है सिंपली और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन टू बी 10, डेविएशन कितना दिया हुआ है 8 अपॉन एक्स। तो आपको क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो क्या किया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इनटू 100। सी इट विल कम आउट टू बी x bar is equal to 8 upon 10 into 100. So this is 80. 80 will be your answer. ठीक है, A जो है आपका आंसर हो गया। In a statistical data set, there are there are certain values and points which are distinct and unrelated with other values present in the data set. Which of the following describes these types of unusual values in a frequency table? तो इस तरह की unusual values को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आउटलायर्स। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, आउटलायर इनको कहा जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली मतलब जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है 5, 7, 3, 4 और 98, तो जो बिल्कुल अलग से लाई कर रही है दैट इज कॉल्ड आउटलाइनर। ठीक है, सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। We can describe samples and populations using mean, median, mode and standard deviation. When these terms describe a sample,
देखो सिंपल बात है, ये मैं आज आपको एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ। हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम कोई पूरी की पूरी पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं और उसका मीन निकाल रहे हैं तो उसको तो हम पैरामीटर बोलेंगे। लेकिन जब हमने सैंपल उठा लिया, पॉपुलेशन पूरी पढ़ना असंभव था, तो हमने एक छोटा सैंपल उठाया और उसका मीन मीडियन मोड निकाल दे रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, तो उसे कहेंगे स्टैटिस्टिक। दैट विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। फॉर अ रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, अगर आपके पास रिग्रेशन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपको रिग्रेशन की। इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर जो है वो ए दिया हुआ है, इन मिलीलीटर्स पर यूनिट व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बी। ठीक है, मिलीलीटर्स पर यूनिट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, तो क्या होना चाहिए एज पर द रिग्रेशन एनालिसिस। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी कोई भी यूनिट हो सकती है, but the substitution is done in order to solve the regression equation at the last step। ठीक है, तो वैल्यू कोई भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि उसकी कोई एक पर्टिकुलर मिलीलीटर्स या लीटर्स होगी, कोई भी वैल्यू बी की आ सकती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is or are correct regarding the central limit theorem? Central limit theorem से related कौन सी क्या बोलते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? Statisticians use normal distribution as an approximation to the sample distribution whenever the sample size is at least 50। तो ये बिल्कुल सही बात है, A is यहाँ पर इनकरेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा है ना, हाँ, सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इट परमिट्स अस, जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, देखो होती क्या उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ये ऐसी थ्योरम है जो कि रिलेशनशिप बताती है between the shape of population distribution and the shape of sampling distribution। ठीक है, तो सैंपल्स के अलग अलग मीन जो आप निकाल रहे हो और पॉपुलेशन के अलग अलग मीन निकाल रहे हो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताती है। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। ठीक है जी, इट अश्योर्स अस कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन है, जो हम ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन निकाल रहे हैं, ये आपके पूरे जो पॉपुलेशन है उसे अच्छे से डिस्क्राइब करे, और जैसे जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज हो उतना ही हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़े। ठीक है, तो ये बेसिक आपकी थ्योरम है, लेकिन इसमें जो लिमिट है वो यहाँ पर 30 होनी चाहिए, 50 नहीं, तो इसीलिए ए जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है जी, इन अ कंपैरिजन ऑफ द थ्री मीन्स which is generally the largest। okay, so we have three types of means, तो इसमें जो arithmetic mean है that is the largest, am is always the largest, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन सबसे लार्ज है, उसके बाद HM आता है, हार्मोनिक मीन, और फिर आता है GM। ऑल्सो देर इज एन इक्वेशन दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन AM, HM एंड GM, तो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है, GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। सो A इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर यूज टू डिवाइड द डेटा इंटू 4 इक्वल पार्ट्स? तो एक चीज होती है रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं कि आपका डेटा आप कितना दूरी पर लाई कर रहा है, चाहे वो मिडिल पॉइंट से हो चाहे आपस में हो, तो उसके लिए हमें क्वार्टाइल डेविएशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, जिसमें क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल होता है। तो क्वार्टाइल मतलब आपके पास अगर ये पूरा डेटा सेट है तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना, लेकिन इसको अगर हमें 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो हमें 3 क्वार्टाइल्स की जरूरत पड़ती है, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है जी, Q1, Q2 एंड Q3, जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर देता है। तो ये ना इस तरीके से बनता है, ये आपका जब भी आपको पॉपुलेशन एंड ऑल स्टडी करना है, दिस इज द डेटा दैट इज मेड। तो ये ऐसे होता है, तो इसमें 4 हिस्से करने, 1 2 3 4, तो उसके लिए हमें इस पॉइंट की जरूरत है, इस पॉइंट की जरूरत है और इस पॉइंट की जरूरत है, Q1, Q2, Q3। ठीक है जी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, C स्टैंड्स फॉर इन व्हाट? तो जो VUCA है उसमें C किसके लिए स्टैंड करता है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियनिज्म is also for the first time made the organization aware of the role of external socio-political pressure। ठीक है जी, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर मैं बोलूं कि VUCA है, तो उसमें वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी
अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। ये 4 अलग-अलग चीज़ों को डिफाइन करता है VUCA, ठीक है, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। ठीक है, तो ये यूनियनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, उसे डिफाइन करने के लिए ये मैकेनिज्म बना है और उसके फुल फॉर्म जो है यहाँ पर बता दिए हैं। सो यहाँ पर ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। Talent is the visible face of human resource and a dynamic and strategic activity of the human capital management. In this context, talent management does not involve which of the following component. ठीक है, तो एकेडमिक लेवल पर टैलेंट जो है ना वो 3 सीज के बारे में होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 3 सीज के बारे में टैलेंट होता है, दैट इज कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, किसी चीज़ की नॉलेज होना, स्किल होना, स्किल सेट होना, हेड स्पेस होना, वो वाला उसे कहते हैं कॉम्पिटेंस। कमिटमेंट मतलब आप एक्शन ले पा रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, यू आर एबल टू डू इट, आपके हाथ, सिर, दिमाग, पैर काम करने के योग्य हैं, सो यू आर मतलब यू हैव कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब आपके दिल में वो इच्छा है उस चीज़ को लेकर कंट्रीब्यूट करने की, कि उसको आपको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करना है। सो ये जो टैलेंट है, ये जो डायनामिक है टैलेंट का, इसमें 3 सी से ये लेकर बना है। तो इसमें से कौन सा सी नहीं है यहाँ पर, दैट इज ए, कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड डिस्क्राइब्ड इन एटीट्यूड डेवलपमेंट। तो एटीट्यूड डेवलपमेंट इज ऑब्वियसली कि कैसे आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा एटीट्यूड वाइज डेवलप कर सकते हो टू केटर टू द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। तो उसके लिए 3 बेसिक एलिमेंट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, इमोशनल, इंफॉर्मेशनल एंड बिहेवियरल। तो कौन सा नहीं होता, इंटेलेक्चुअल यहाँ पर इसका पार्ट नहीं होता। अब अगेन ये सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि अगर आपने ये पढ़ा है, क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे अगर आपने इन मॉड्यूल्स को कवर कर लिया। अगर नहीं किया तो ये थोड़ा सा वो लग सकता है कि एक नई चीज़, बट वंस यू विल लर्न इट तो ये ईजी होता चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग जो है कौन से, describes the best situation, a new probationary officer being guided by one of the seasoned branch manager in ABC बैंक। ठीक है, कोई नया प्रोबेशनल ऑफिसर आया है और वो ट्रेन कर रहे हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि देर आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग। ठीक है, तो एडल्ट लर्निंग के 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की इच्छा होनी चाहिए। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम चीज़ में। मेंटोरशिप होनी चाहिए, आपको गाइड करने के लिए कोई होना चाहिए। ओरिएंटेशन होनी चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपके इमोशंस अलाइंड होने चाहिए उस पर्पस के लिए, उस जॉब के लिए। मोटिवेशन होनी चाहिए और रेडीनेस होनी चाहिए, जो भी करना है उसको कर देने की हिम्मत होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कौन से उसको प्रिंसिपल को टारगेट कर रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल ये मेंटोरशिप को टारगेट कर रहा है। With reference to the motivational techniques, which of the following best describes job enlargement? ठीक है, जॉब enlargement क्या है? So job enlargement refers to ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स असाइन करना ऑन द सेम लेवल, ताकि एक इंसान की जो स्किल है वो डेवलप हो सके। ठीक है, मैं अगर आज ये कंपोनेंट पढ़ा रही हूँ तो मुझे 4-5 कंपोनेंट्स और दे देना, ताकि सेम लेवल पर मैं अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू असाइनिंग मोर एंड मोर जॉब्स ऑन द सेम लेवल टू diversify the skills of a person. So A would be the correct answer. The child ego state is associated with the behavior that appears when a person is responding emotionally. A person's child contain the natural impulses and attitudes learned from experiences. A dash tries to enjoy every bit and take things as they come. ठीक है, तो ये बेसिकली एक पर्सपेक्टिव है। ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट इस बिहेवियर को कहा गया है जहाँ पर जो आपके मन में है, जो आपके दिमाग में फर्स्ट इंस्टेंस आ रहा है, यू रिएक्ट ऑन दैट बेसिस। ठीक है, अ पर्सन्स नेचुरल चाइल्ड मतलब अ पर्सन्स चाइल्ड कंटेन्स द नेचुरल इम्पल्स एंड एटीट्यूड्स लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो चाइल्ड ईगो स्टेट जो है ना, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड एंड लिटिल प्रोफेसर। इन तीनों स्टेजेस में हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है कि अ डैश ट्राइज टू एंजॉय एवरी बिट, तो वो होता है नेचुरल चाइल्ड, जो हर एक चीज़ को एज इट कम्स एंजॉय करता है और उसको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता, उसको ऑब्जर्व करता है। दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग अ नेचुरल चाइल्ड। ठीक है,
तो यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर द जॉब एनालिसिस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर कवर्ड अंडर जॉब स्पेसिफिकेशन। तो कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म होंगी, कौन कौन से नॉलेज एंड स्किल्स हैं एंड एबिलिटीज हैं, है ना, तो उसे हम बेसिकली कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जब एचआर पूछता है कि जॉब्स, या आप एचआर से पूछते हो कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, दैट मीन्स द नॉलेज एंड स्किल्स, एंड आपको देखना होता है कि वो अलाइन करती हैं जो आपको ड्यूटीज मिलने वाली हैं उससे या नहीं। Out of various career roles, which of the following stage correctly defines a situation at which individual needs to broaden his perspective and long term सोचने की ज़रूरत है as a part of top management? तो उसे क्या कहते हैं? Mentor, sponsor, colleague या apprentice? तो quite, this is like quite an easy one. This is called sponsor, because now you're not thinking individual level पर, अब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहे हो। अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ पर ब्रॉडन करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। छोटी चीज़ें अगर 3-4 परेशान कर भी रही हैं तो उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज ना कर कर डीप्रायोरिटाइज करके यू हैव टू थिंक ऑन द लार्जर पिक्चर। ठीक है, तो इस माइंडसेट को हम कहते हैं स्पॉन्सर माइंडसेट। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अ कंप्लायंस रिस्क स्कोर ऑफ 2 फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ कंप्लायंस रिस्क लेवल? ठीक है, तो कंप्लायंस रिस्क स्कोर ऑफ 2 जो है वो फॉल करता है वेल कंट्रोल्ड कंप्लायंस में। ठीक है, तो कंप्लायंस का मतलब, जो मतलब कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट है वो प्रोसेस है जो कि बताती है कि जो रेगुलेटरी डायरेक्टिव्स हैं, अगर आरबीआई ऊपर से बैठ के कोई डायरेक्शंस दे रहा है तो आप उसको कितना फॉलो कर रहे हो, वो कितना कंप्लाई कर रहे हो उन ऑब्जर्वेशन, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंप्लायंस रिस्क स्कोर दिया जाता है, और अगर आपका स्कोर 1 से 3 के बीच में है दैट मीन्स इट इज़ वेल कंट्रोल्ड। अगर 3.1 से 5 के बीच में है मतलब आप रिक्वायरमेंट्स मीट कर पा रहे हो। 5.1 से 7 के बीच में है मतलब इंप्रूवमेंट चाहिए, और 7.1 से 10 के बीच में है मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। For the legal audit of the title documents in bank, what is the credit exposure limit prescribed by the Reserve Bank of India? तो ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें जो लिमिट है वो आरबीआई सर्कुलर 2013 में जो आया था उसने बताई थी, एंड इट इज़ 5 करोड़ एंड अबव। The framework for scale-based regulation for NBFCs has prescribed which of the following asset size of NBFCs is most suited for the middle layer? ठीक है, तो NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं उनके लिए आरबीआई ने, जस्ट सेकंड, फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट साइज, अच्छा तो उनके लिए एसेट साइज कौन सा रेलेवेंट है अगर उनको मिडिल लेयर में रहना है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1200 करोड़। सो 1200 करोड़ तक का अगर एनबीएफसीज ऑपरेट कर रहे हैं 1200 करोड़ या अबव में, 1000 करोड़ या अबव में, बेसिकली नॉट 1200 बट 1000 करोड़ एंड अबव, तो इसमें 1200 करोड़ आ जाता है। ठीक है, तो वो सारी एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एसेट साइज या इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो डिपॉजिट टेकिंग चाहे ना भी हो, 1000 करोड़ या अबव जो है दैट इज द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है जी, तो आपको ये बस लिमिट याद रखनी है। अंडर द फ्रेमवर्क फॉर रिकंस्ट्रक्शन रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एमएसएमईज व्हाट इज द एक्सपोजर लिमिट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज? तो इनके लिए जो एक्सपोजर लिमिट है स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए वो कर दी गई है 25 करोड़। सो 25 सीआर, ए वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। तो इसके साथ ही जो मेन टॉपिक्स हैं उनको हमने देख लिया है कि क्या है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब तो आप edutap.in पर आकर, ये काफ़ी सारे कोर्सेज भी हैं कैब के जो लॉन्च हो चुके हैं, उन्हें चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू सब कुछ कवर करना है तो मास्टर कोर्स मिल जाएगा, और अगर आपको इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स को कवर करना है तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप इट हेल्प्ड। थैंक यू सो मच।